हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो देखिए, आप सभी के बोर्ड पेपर आने वाले हैं, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता थी कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है। तो इस टेंशन को देखते हुए हमने एक मार्किंग स्कीम आपको दी। ये मार्किंग स्कीम सीबीएसई के द्वारा ही इशू की गई थी कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स के क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जब आपने मार्किंग स्कीम देख ली, तो उसके बाद अब परेशानी ये है कि इसमें तो पिछले साल से काफ़ी पैटर्न चेंज है। अब इस चेंज पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो है कि व्याकरण जो है उसमें अब आपके पास ऑप्शन नहीं। अब जब ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए इन सभी की परेशानियों को दूर करते हुए, क्योंकि सीबीएसई जानता था कि भाई आप सबको ये परेशानी होगी, तो इसलिए उसने इस परेशानी को पहले भाप लिया और उसने इशू कर दिया सीबीएसई मॉडल सैंपल पेपर। यानी कि आपको सिर्फ एक नमूना, ठीक है, दिया कि इस तरीके से देखिए आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इस तरीके से प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो अब उसने इशू तो कर दिया। अब जब तक हम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमें कैसे समझ में आएगा। अब ये तो आपको बताएंगे ही बताया, इन्होंने साथ ही एक चीज और बताई इस मॉडल सैंपल पेपर में, वो ये कि जब आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके आंसर्स में आप किन किन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी आंसर्स में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करें। तो उसके लिए सीबीएसई ने कहा कि आप उनमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि भाई व्याकरण कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमें कैसे एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट आज का हम क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आपके पास आने वाले हैं निर्देश। ठीक है, अब इस निर्देश में आप एक चीज ध्यान रखिएगा। पहला निर्देश तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं। निर्धारित 3 घंटे का समय दिया गया है, तो इन 3 घंटों में आपको अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले 15 मिनट आपको दिए जाएंगे किसके, रीडिंग के। तो उस 15 मिनट की रीडिंग को भी आपको जो है समय को यूटिलाइज करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले जब आपको 15 मिनट मिले तो उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दें, यानी कि एक 8 मिनट का और एक 7 मिनट का। कैसे? चलिए, सबसे पहले जो आपके पास 7 मिनट का समय है, उस 7 मिनट के समय में आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, सिर्फ खंड का को छोड़कर। खंड का आप पहले 7 मिनट में नहीं पढ़ेंगे। पहले आप क्या करेंगे, खा, गा और घा, ये 3 सेक्शन आप पहले के 7 मिनट में पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जो आपका खंड गा दिया रहा है, इसमें आपके पास पठित गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, उनके आंसर्स निकाल लेंगे। तो इतना काम आपको स्टार्टिंग के 7 मिनट्स में करना है। फिर बचे हुए 8 मिनट में आप आएंगे खंड का में। खंड का में आपके पास में जो अपठित बोध दिया है, जिसमें आपके पास अपठित गद्यांश दिए हैं, उन गद्यांशों के जो आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको हल करना है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं और वर्णनात्मक प्रश्न भी। ठीक है, तो 8 मिनट में आप ये सारे आंसर खोज के रखेंगे, ताकि जैसे ही आपके 3 घंटे का समय शुरू होता है, आप सिर्फ लिखने पर फोकस करें, चीज़ों को पढ़कर समय वेस्ट नहीं करें, क्योंकि रीडिंग जो 15 मिनट दी जा चुकी है उसे आपको स्मार्टली यूटिलाइज करना। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का आ रहा है, ये तो आपको पता है। अब निर्देश देखिए, निर्देश पढ़ने और इनको फॉलो करना दोनों ही जरूरी है। अब अगर आप ये चाहते हो कि भाई इनको पढ़ के हम अपना उस समय टाइम ना वेस्ट करें, तो बेटर ये रहेगा कि जब भी आपको हम सैंपल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उस दौरान आप सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा और घा। खंड का में अपठित गद्यांश से पूछे गए हैं, जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए करना है। यानी कि यहाँ पर आपको 2 अपठित गद्यांश दिए हुए हैं, दोनों ही आपको करने हैं, और उन पर जो निर्देश देते हुए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। तो ध्यान रखिए, खा में आपके पास आता है क्या, ग्रामर। ठीक है, और इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। खंड गा हमारी पाठ्यपुस्तक पर आधारित निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो हम हमारी 2 पाठ्यपुस्तक है, कौन कौन सी, स्पर्श और संचयन, इन दोनों से ही प्रश्न हमारे आएंगे खंड
गा में सबके साथ विकल्प और निर्देश मौजूद है, उनको पढ़िए और उसके अनुसार काम करें। खंड घ हमारा रचनात्मक लेखन पर आधारित है, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अब जैसे अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन है, आपके पास सूचना लेखन है, विज्ञापन लेखन है, लघु कथा लेखन है, तो ये सारी चीजें कहाँ आएंगी? आपके रचनात्मक लेखन में आएंगी और सबके साथ आपके लिए विकल्प मौजूद है। प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब हर जैसे 16 प्रश्न है तो हर प्रश्न के साथ आपके सामने विकल्प मौजूद है, यानी कि ऑप्शंस मौजूद है, उन्हें आपको देखना है और करना है। यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए, तो जितना संभव हो हमेशा सीक्वेंस में लिखिए, कभी ये मत सोचिए, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि आप लोग जो गलती करते हो वो ये रहती है कि आप लोग अनुच्छेद पहले लिख लेते हो फिर पत्र कर लेते हो। नहीं, सबसे पहले आपको करना है खंड का, उसके दोनों क्वेश्चन, फिर खा के 4 क्वेश्चन, इस तरीके से सीक्वेंस से काम करना है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर देते हैं अपना प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर खंड का हमारा अपठित बोध आया है, वो चीजें जो हमारी पढ़ी नहीं है, जिसमें आपके पास अपठित गद्यांश रहेगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला ही प्रश्न हमारा कितना है? 7 मार्क्स का है। अब इसमें हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी है, अति लघु भी है और लघु उत्तरीय भी, तीनों तरीके के प्रश्न आएंगे। तो जरा अब पहले गद्यांश पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे प्रश्न है। दुनिया में इस समय दिन दूनी रात चौगनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक संभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही हैं। एक समय संगणक यानी कि कंप्यूटर के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया। अब कृत्रिम बौद्धिकता ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। कृत्रिम बौद्धिकता यानी कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसने जो है ना सिर्फ मेडिकल के क्षेत्र में ही नहीं, वेपन वगैरह के क्षेत्र में भी काफी क्रांति लेकर आया है, काफी बदलाव दिए हैं। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग, यानी अति सूक्ष्मता का विज्ञान, बहुत सूक्ष्मता का विज्ञान। भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है। भौतिक शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत का काम करने वाली इस कंप्यूटिंग में सीमित संभावनाएं देखी जा रही। शोध के लिहाज से यह विषय किसी की भी रुचि का विषय हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इस क्वांटम कंप्यूटिंग या मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता। यानी कि हम कहते हैं ना कि छोटा सा जो कण है उसमें भी जीव है, तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमें क्वांटम कंप्यूटिंग यानी कि जो बहुत सूक्ष्म कंप्यूटिंग है उसका हमें पता कर। क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम बौद्धिकता एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने के उपाय। ठीक है, अब इस पे आधारित पहले आपके पास आएंगे 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, और उसके बाद आएंगे 2 लघुत्तरीय प्रश्न। तो जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे वो 1-1 नंबर के रहेंगे, और जो लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे? 3 बहुविकल्पीय प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? कृत्रिम बौद्धिकता पर, दुनिया के विकास पर, संगणक के प्रयोग, संगणक मतलब कंप्यूटर के प्रयोग पर, या मानव अस्तित्व पे। तो ये पूरा जो हम गद्यांश देख रहे हैं वो किस पे आधारित है? वो है दुनिया के विकास पे, यानी कि किस तरीके से चाहे कृत्रिम बौद्धिकता हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, संगणक कंप्यूटर का प्रयोग हो, इन सब में जो है दुनिया का विकास हो रहा है धीरे धीरे। दिन दूनी रात चौगनी गति से प्रगति हो रही है। पंक्ति का आश्रय क्या है? इस पंक्ति का मतलब क्या है? बहुत तेजी से विकास, रात दिन काम करना, चारों तरफ विकास होना, बहुत अधिक विकास होना। तो दिन दूनी रात चौगनी का मतलब ये एक मुहावरा है, इसका सीधे सीधे अर्थ क्या होता है? बहुत तेजी से विकास। अब हम आ जाते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प का सही उत्तर चुनना है। तो पहले कथन देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी अधिक है।
तो अगर हम ये देखें तो ये तो सही बात है, ये तो दिया गया है गद्यांश में। फिर है, इससे विकास की गति को अधिक बल मिलेगा। विकास जो है, डेवलपमेंट की गति को बहुत तेजी से बल मिल रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कथन और कारण दोनों सही है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। तो हम लगाएंगे कथन और निष्कर्ष दोनों सही। चलिए अब आ जाते हैं, जैसा कि हमने कहा कि अब हमारे पास में आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि रहेंगे 2-2 मार्क्स के। पहला प्रश्न है, जीवन को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 25 से 30 शब्दों में लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स में दिया गया है, यानी कि इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही आपको उसे डिस्क्राइब करना है। कठिन चीजें आसान हो गई हैं और सरलता से परिणाम तक पहुंचा जा रहा है। अब ये 2 चीजें बताई, तो ये बताना है कि सरल, जीवन को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका ये है कि पहले जो चीजें बहुत कठिन हुआ करती थी, जिनके नतीजों में पहुंचने में हमें बहुत समय लगा करता था, उसी में प्रौद्योगिकी में जो संगणक यंत्र है, क्वांटम कंप्यूटरिंग है, कृत्रिम बौद्धिकता है, इसने बहुत तेजी से बदलाव लाए हैं और अब हमारे लिए किसी भी नतीजे पर सरलता से पहुंचना आसान हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे पूरा डिस्क्राइब करके लिखोगे, क्योंकि देखिए जो सीबीएसई मॉडल सैंपल पेपर इशू किया है, उन्होंने हर जगह आंसर्स को पॉइंट्स में बताया है। अब उन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना आप पर छोड़ा है कि आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, अति सूक्ष्मता का विज्ञान क्या है, जिसे हम क्वांटम कंप्यूटरिंग कहते हैं। कंप्यूटर का उन्नत रूप है, दुनिया की प्रगति में किए जाने वाले अनुसंधान का परिणाम है, सुपर कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता और असीमित विकास की संभावनाएं, क्योंकि इस अति सूक्ष्मता के विकास ने विज्ञान ने हमें बहुत आगे बहुत सारी चीजों को देखने और समझने के लिए दरवाजे खोल दिए। ठीक है, तो ये पहला गद्यांश था और इस पर 7 नंबर के प्रश्न थे। सेम ऐसे ही आपके पास में एक गद्यांश और आएगा, उसे भी आपको करना है। ऑप्शन नहीं है कि दोनों में से एक करना है, आपको दोनों ही करने। अब यहाँ पे भी आपको 7 मार्क के प्रश्न पूछे गए, सेम एज इट इज रहेगा। 3 बहुविकल्पीय रहेंगे, 2 आपके पास लघु उत्तरीय रहेंगे। चलिए देखिए क्या है, सूरज हमारी ऊर्जा की सारी कमियों को पूरा कर सकता है, यह एक विशाल रिएक्टर जैसा है। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाया जाए, यानी कि एक सूरज ऐसा जो है वो धरती पर बनाया जाए। इसके लिए ये फ्यूजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। सॉरी, सूर्य की चमक इंसानों के लिए हजारों साल से आश्चर्य की वजह रही है। अब देखिए, क्या सूर्य की चमक से ही पृथ्वी पर जीवन है? सूर्य की वजह से ही है पृथ्वी पर जीवन। तो अब ये है कि भाई इसे किस तरीके से हम अपने पास संजोगे। लेकिन करीब 100 साल पहले नई खोज द्वारा पता चला कि सूर्य की बेशुमार ऊर्जा का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन है। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर धरती पर उसी तरह का फ्यूजन कराया जाए तो सूर्य में जो हो रहा है तो अब कुछ बदल जाएगा। यानी कि अगर फ्यूजन कराया जाए जो सूर्य में हो रहा है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। यानी कि जो हम सूरज से ले रहे हैं उसे अगर हम धरती पर ही डेवलप कर सके तो काफी चीजें बदलेंगी और लोगों को बेशुमार ऊर्जा मिल जाएगी। आज दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में ईंधन परीक्षण को शुरू कर दिया गया है। वैज्ञानिकों की एक टीम फ्रांस में फ्यूजन रिएक्टर को ताकत देने के लिए हाइड्रोजन के एक अत्यंत दुर्लभ रूप की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, कि अब थोड़ा सा हम और चीजों को देखें कि शायद हो सकता है आगे हमें और ज्यादा जो है इसमें चीजें प्राप्त हो सकें खोज के जरिए। अगर उनका ये परीक्षण सफल होता है तो इससे दुनिया को क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा जरिया मिल जाएगा। इससे ना केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी, जैसे कि हम जो उत्खनन करते हैं जैसे कोयला है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, और पेट्रोलियम, ये सब चीजें हम कहाँ से निकाल रहे हैं, ये जीवाश्म ईंधन है जो सैकड़ों साल पहले पृथ्वी में नीचे दब गए हैं, वो बहुत दिन तक रहने और इनकी वजह से ये ईंधन में तब्दील हो जाते हैं जिनको हम खोद के निकालते हैं। बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता। ये अक्षय ऊर्जा से भी अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यह तुलनात्मक रूप से काफी स्वच्छ है, अर्थात यह कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। साथ ही यह तकनीकी दक्षता
आ के साथ 100% स्वच्छ भी। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा कहना इस पूरे गद्यांश का है। चलिए अब इस पर प्रश्न है। तो पहले 3 हमारे पास है बहुविकल्पीय प्रश्न। उपर्युक्त गद्यांश की विषय वस्तु क्या है? सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या रेडियोधर्मी ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है, हमने सौर ऊर्जा को धरती पर बनाने का काम हम सोच रहे हैं, है ना? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सौर ऊर्जा की। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुन के लिखिए। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है? कथन ए है, देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन सौर ऊर्जा से भी विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है। तो बात तो सही है, ये बात कही गई है गद्यांश में। इससे दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो यहां पर हम देखते हैं थर्ड वाला, देखिए, कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या करता है, तो हम इस पर टिक मार्क करते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम ऊर्जा को धरती पर बनाने के पीछे का कारण क्या है? क्यों वो लोग धरती पर उसे बनाना चाहते हैं? ऑप्शन में आइए, ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए, पर्यावरण के लाभ के लिए, प्राकृतिक ऊर्जा संग्रह के लिए, फ्यूजन तकनीक को सिद्ध करने के लिए। अब वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, सूरज दिन में है, रात में नहीं है। अब जब रात में नहीं रहता तो उस समय थोड़ी ना थोड़ी कमी तो हमें ऊर्जा की हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें 24 घंटे मिलती रहे, यानी कि ऊर्जा की कमी को दूर करने। चलिए अब आगे 2 हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सूर्य को असीमित ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है? अब इसको भी वैसे ही 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अक्षय ऊर्जा का स्रोत होने से, यानी कि एक ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए इसे कहा गया अक्षय ऊर्जा। ऊर्जा की कमी को पूरा करने की क्षमता होने के कारण। अब सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम उसका चाहे जितना प्रयोग कर लें पर वो कभी खत्म नहीं होगी, और उसकी हम पूरी मतलब ऊर्जा की कमी को पूरा करने की क्षमता होने के कारण हमारे पास जितनी ऊर्जा हमको जरूरत है वो सारी कमी हमें सूर्य से ऊर्जा से प्राप्त होती। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से किस प्रकार भिन्न है? अब देखें, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि जो नभ से प्राप्त हो रही है, जीवाश्म ऊर्जा जिसे हम उत्खनन करके निकालते हैं, यानी कि जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो ये किस तरीके से भिन्न है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होने से, पर्यावरण की सुरक्षा एवं लाभ है, जैविक ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय है। तो ये सारे इसके अंदर फर्क है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3 पे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है इसे हमें देखना है। अब आपके पास 4 टॉपिक्स हैं। कितने हैं? 4 टॉपिक। पदबंध है, समास है, मुहावरे हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद है। तो इन्हीं चारों पे आपके पास आएंगे 5-5 प्रश्न और हमें करने हैं सिर्फ 4 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्रश्न। तो अब सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आ रहा है व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण का जो खंड खा का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें सबसे पहले पदबंध पूछा गया। पदबंध पे 5 प्रश्न रहेंगे और उसमें से हमें करने होंगे कितने? 4 प्रश्न। तो 1-1 नंबर का सारा प्रश्न है, तो हमें कितने मिलेंगे? 4 नंबर। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? वजीर अली की जाबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे। वाक्य में से विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए। अब देखिए इसमें एक मेरे पास रिसेंटली अभी एक वो आया था मैसेज कमेंट कि मैम हम कैसे मार्क करेंगे, अगर हमसे पूछा गया तो कहाँ से कहाँ तक हम अंडरलाइन करेंगे या हम उसमें से कैसे खोजेंगे। अब देखिए इसमें दिया है विशेषण पदबंध खोजने के लिए। तो अब विशेषण किससे संबंधित होता है? ध्यान दीजिए, विशेषण संबंधित होता है हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से। तो आपको ये देखना है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों से बताई जा रही है सिर्फ उतने ही चीजों को आप अंडरलाइन करोगे और छांट के लिखोगे। अब जैसे ये पूरा हमारे पास जो ये लिखा है ना, वजीर अली की जाबाजी और साहसी कारनामों से सभी परिचित थे, तो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वजीर अली के बारे में, और वजीर अली ही संज्ञा है। ठीक है, अब वजीर अली जब संज्ञा है तो इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? जाबाजी और साहसिक कारनामे। ठीक है, तो ये क्या हुए? इतने या विशेषण। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो इस तरह जाबाजी और साहसिक कारनामे इनका विशेषण पदबंध होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है?
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब ये पूछा गया है कि संज्ञा अगर हमें पदबंध छांटना है तो हम कैसे उसको छांटेंगे, किस बेसिस पे हम छांटते हैं। देखिए, जिस वाक्य में संज्ञा प्रमुख पद के रूप में प्रयुक्त होता है, अब जाहिर सी बात है अगर कोई भी सेंटेंस है तो हम वहां पर संज्ञा या सर्वनाम के बारे में ही बात करेंगे ना, तो वही प्रमुख पद हो जाता है। जैसे दिया उदाहरण, अयोध्या के राजा राम बड़े प्रतापी थे। इस वाक्य में राम संज्ञा है तथा प्रमुख पद है और अन्य पद संज्ञा का विस्तार है। तो मैंने पदबंध जब आपको कराया था तो मैंने संज्ञा और संज्ञा का विस्तार करके पूरी चीजें आपको समझाई थी, याद होंगी तो यहाँ हम बात राम जी के बारे में कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या के राजा ये संज्ञा का विस्तार किया गया है। और उसमें अब विस्तार कैसे होता है, किसी भी संज्ञा पद का विस्तार उसके विशेषण शब्दों से ही होता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया, ऊपर आइए, यहाँ पर ऊपर वाले वाक्य में देखिए क्या है, वजीर अली ही है। अब वजीर अली का अगर हमें विस्तार करना होगा, अगर इस संज्ञा पदबंध का हमें विस्तार करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जाबाज और साहसी वजीर अली, हम उसकी विशेषण उसके आगे लगा देंगे। तब आप ये कहोगे मैम ये तो विशेषण पदबंध नहीं। हमेशा मैंने क्या कहा है कि जब भी आप अंडरलाइन करते हो तो उसका लास्ट वाला वर्ड देखा करो। क्या देखा करो, लास्ट वाला वर्ड। लास्ट वाला वर्ड अगर संज्ञा है तो पूरा पदबंध आपका संज्ञा, लास्ट वाला वर्ड अगर विशेषण है तो पूरा पदबंध विशेषण होगा। ये चीज आपको मेन ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं। अब इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप शब्द है ये क्या आ रहा है, ये सर्वनाम है, इसलिए ये पूरा पदबंध आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम पद। ठीक, नेक्स्ट आइए, मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूं। वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पदबंध देखिए यहाँ पर क्या, पदबंध अगर हम मैं पे अंडरलाइन करते हैं तो ये सिर्फ पद है, पदबंध नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक पद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए खेलते कूदते जो है ये क्या है, ये पदबंध है, क्योंकि एक साथ दो शब्द आ रहे, एक से ज्यादा पद होने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना पदबंध में। खेलते कूदते क्रिया विशेषण है, क्योंकि देखिए पास कर लेता हूं, कैसे पास कर लेता हूं, खेलते कूदते, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। कारण है ये पद क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये विशेषण क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, क्रिया पदबंध है, दौड़ता चला गया। अब यहाँ पर हमने एक कहीं से भी आप एक उदाहरण ले लेना। उदाहरण क्या है, आंदोलनकारी मॉन्यूमेंट की ओर दौड़ता चला गया। तो हमने क्रिया पदबंध भी दिया और उसका उदाहरण भी दिया। चलिए अब हमारे आ जाते हैं व्याकरण का दूसरा टॉपिक, क्या है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। ठीक है, तो अब हमारे पास आ रहे हैं वाक्य रूपांतरण। इस वाक्य रूपांतरण में आपके पास रचना के बाद 5 क्वेश्चन है, सिर्फ 4 करने और 4 नंबर। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। वाक्य का भेद लिखिए। अब क्या है, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये पूरा एक सरल वाक्य है। आप और लगे होने से कभी ये कंफ्यूज मत होना कि ये एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ ये 2 वाक्यों को नहीं, यहाँ पर और अव्यय के रूप में नहीं आ रहा है, इसके अलावा के तौर पर आ रहा है। जैसे हम बोलेंगे ना, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं, और का मतलब है कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ पर और अव्यय की तरह इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ये सरल वाक्य होगा। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करिए। अब ये जो देखिए क्या है, ये एक सरल वाक्य। सरल वाक्य में हमेशा जब भी हम संयुक्त वाक्य से बनाएंगे, आपको हमेशा 2 क्रियाएं, 2 उद्देश्य, 2 विधाएं निकालने पड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस न, अब यहाँ पर 2 है, पहले भीड़ अधिक थी, ठीक है, भीड़ की अधिकता थी इसलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। ठीक, तीसरा है, उदाहरण द्वारा सरल एवं मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उदाहरण के साथ आपको सरल और मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट करने हैं। सबसे पहले हम सरल वाक्य देखेंगे। सुभाष बाबू के जोर से वंदे मातरम बोलते ही लोगों में उत्साह भर जाता था। अब मिश्र वाक्य में, जब सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे तब लोगों में उत्साह भर जाता था। अब यहाँ पर उदाहरण द्वारा देना है, हमें डेफिनेशन नहीं देनी, कुछ नहीं देना।
अगर ये होता कि ये बोलते कि परिभाषा के साथ साथ उदाहरण देते हुए सरल और मिश्र वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, तब हम परिभाषाएं भी देते और उदाहरण भी देते, लेकिन सिर्फ इन्होंने उदाहरण की डिमांड करी तो हमने उदाहरण दे, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमें कुछ ज्यादा नहीं देना होगा। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। संयुक्त वाक्य में जैसे और है, इसलिए है, ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, है ना। दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है, ठीक है। ये आपका जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ये जब संयुक्त वाक्य में लगेगा तो ये हमेशा दो समानाधिकरण वाले वाक्यों के बीच में लगेगा, समान अधिकार रखने वाले वाक्यों के बीच में लगेगा। दो शब्दों के बीच भी समुच्चय बोधक अव्यय लगता है, लेकिन वो सरल वाक्य के अंदर आता है, संयुक्त वाक्य के अंदर नहीं आता है। अब आ जाते हैं 5वां प्रश्न। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट किए। अब यहाँ पर पहला वाक्य देखिए क्या है, गायन इतना प्रभावी था कि, उससे साफ पता चल रहा है कि ये एक मिश्र या मिश्रित वाक्य है ना। मिश्र वाक्य की वाक्य में प्रयुक्त होने से पहले आधार वाक्य का दूसरा वाक्य आधारित है, संपूर्ण वाक्य से स्पष्ट होता है। सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गायन इतना प्रभावी था कि, इसमें की अव्यय जो है वो कहाँ लगता है, संज्ञा उपवाक्य में लगता है, आश्रित उपवाक्य है, और मुख्य उपवाक्य के अधूरे होने के कारण, यानी कि उसकी क्रिया दूसरे वाक्यों पर आधारित होने के कारण यहाँ पर मिश्र वाक्य है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर दिया है हमारे समास आधारित 5 प्रश्न, जिनमें से हमें करने हैं कितने, 4 प्रश्न, और कितने करेंगे, 4 मार्क्स के। समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 4 मार्क्स के रहेंगे। समासिक पद अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है। अब आपको बताना है जो समास होता है ये बाकी अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है। देखिए, अन्य व्याकरण पदों के विग्रह करने पर विशेष अर्थ उत्पन्न होता है, जबकि समासिक पद के विग्रह से विशेष अर्थ ध्वनित होता है, ठीक है। अब जैसे हम व्याकरण पद हैं, इनको अगर हम अलग अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो इनमें कोई भी विशेष अर्थ उत्पन्न नहीं होगा, ये ध्यान, जो है वो वैसा ही रहेगा, ज्यादा उसमें अर्थ फर्क नहीं आता। लेकिन जब हम समासिक पदों को अलग करते हैं तो उसका विशेष अर्थ हो जाता है। जो हम समास करके अर्थ निकाल रहे थे, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो कुछ और हो जाता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब इसे उदाहरण सहित आप स्पष्ट कर पाओगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रमुख होता है, उत्तर पद से ही अर्थ का पता चलता है, ठीक है। जैसे है राजपुत्र, तो यहाँ क्या है, राजा का पुत्र। अब पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद 5 पद, तो यहाँ पर पुत्र की ही हम बात कर रहे हैं, इसीलिए ये उत्तम है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, क्योंकि हम बोलेंगे भाई राजपुत्र आ रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजा के पुत्र के बारे में बात कर रहे हैं, राजा के बारे में तो नहीं बात कर रहे। तो यहाँ पर पूर्व पद की ही महत्ता है, राजपुत्री, तो यहाँ पर पुत्री की महत्ता है, तो हो जाएगी राजा। नेक्स्ट है यथाशक्ति अव्यभाव समास है कैसे। अब यथाशक्ति अव्यभाव समास में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद जो प्रधान होता है उसमें 3 बातें होती हैं। पहली चीज, या तो पूर्व पद अव्यय हो, या तो पूर्व पद उपसर्ग हो, या वहां पर पुनरावृत्ति। तो अब यथाशक्ति में पूर्व पद क्या है, अव्यय है, इसलिए ये अव्यभाव समास होगा, है ना। यथाशक्ति में प्रथम पद यथा है, जो एक अव्यय पद है। अव्यभाव समास में प्रथम पद अव्यय और प्रमुख होता है। नेक्स्ट आते हैं त्रिलोकीनाथ समासिक पद का विग्रह करते हुए भेद लिखिए। क्या है त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों के नाथ हैं जो, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास है, ठीक। द्विगु समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। द्विगु समास में प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है। उदाहरण है त्रिकोण, चौराहा। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 में, जहां पर हमसे मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब मुहावरे आधारित हमारे पास कितने प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए, इनमें से सिर्फ 4 प्रश्नों को। आप में से अभी रिसेंटली हमारे पास एक कमेंट और आया था कि मैम मुहावरे कहाँ से पढ़ें। देखिए सीबीएसई की तरफ से आपको कोई भी व्याकरण की बुक जो है वो नहीं दी गई है, तो अगर आपको मुहावरे पढ़ने हैं तो बेस्ट तरीका है 6th 7th 8th की आप बुक्स कहीं से भी आपको मिलती हैं, उसमें से जितने मुहावरे हैं आप सब पढ़।
ठीक है, तो ये एक तरीका है जहां पर आप मुहावरे देख और समझ सकते हो। मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है। अब उपयुक्त मुहावरा क्या है? रात दिन एक करनी। भाई पहले क्या होता था, ऑप्शंस आते थे तो उसमें कर लेते, लेकिन अब आपको मुहावरों का पता होना चाहिए। अब रात दिन एक करना क्या होता है? बहुत मेहनत कर, है ना। या आप यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं। अब चबाने पड़ते होते हैं तो यहाँ पर करनी पड़ती है ना। अब करनी पड़ती है और चबाने पड़ते हैं, इससे नहीं बैठ रहा था, तो रात दिन एक करनी पड़ती है, ये सही बैठ रहा था। क्योंकि परिश्रम करने के बहुत सारे मुहावरे हैं, नाको चने चबाना, दांतों पसीना आना, लोहे के चने चबाना, तो ये सभी के अर्थ क्या है? बहुत मुश्किल काम या बहुत परिश्रम करना। अब आपके जितने भी मुहावरे होंगे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट बैठ रहा है इसमें। समुद्र किनारे शाम को तातारा रोज बामीरों की डैश था। अब क्या करता था वो? बाट जोता था, वो रास्ता देखता था उसका ना, तो बाट जोता था। नेक्स्ट है, शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, पारिश्रमिक पूरा एडवांस। पंक्ति से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग करिए। अब यहाँ पर क्या था? मुहावरा क्या है? मुरझाया हुआ चेहरा। परीक्षा परिणाम अनुकूल नहीं आने पर विद्यार्थियों का चेहरा मुरझा जाता है। ये बिल्कुल, इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है, मतलब कोई भी और वाक्य बना सकते हो। काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। काम तमाम कर देना अर्थात खत्म कर देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, और धूल मिला देने का मतलब क्या होता है? शान में दाग लगा देना, यानी कि किसी की बेइज्जती कर देना। 5वां प्रश्न है, निराशा के बादल फटना मुहावरे का वाक्य बनाइए। अधिक मेहनत करने के नाम सुनकर जो निराशा छोटे भाई को होती थी, थोड़ी देर बाद स्वतः निराशा के बादल फटने लगते थे, यानी कि जो उसको निराशा थी वो छटने लगती थी। ठीक है, तो यहां पर खत्म हो गए हमारे खंड खा। खंड का हमने अपठित बोध किया जहां पर 14 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। फिर खंड खा हमने किया जहां पर हमारा व्यवहारिक व्याकरण था जिसमें 16 मार्क्स के प्रश्न थे। ठीक है, अब हम आ रहे हैं किसमें? खंड गा में, जहां पर हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, सब्जेक्टिव भी रहेंगे। ठीक है, और दोनों ही बुक आएंगी हमारी, यानी कि स्पर्श भी आएगी और संचयन भी आएगी। अब आपको यहाँ पर जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो कैसे रहेंगे? जैसे मान लीजिए गद्य खंड से आ रहे हैं तो गद्यांश आधारित रहेंगे, पद्य खंड से आएंगे तो पद्यांश आधारित रहेंगे, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उचित विकल्प से चुनकर लिखिए। तो मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी आपके पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो गद्यांश आप पढ़ोगे इस पे 5 प्रश्न आएंगे और सभी 5 प्रश्न आपके क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, हमारे पठित चैप्टर से आ रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है जरा देखिए। मदालसा भी पकड़ी गई। अब इस लाइन को पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि चैप्टर कौन सा है? डायरी का एक पन्ना। ठीक, मदालसा भी पकड़ी गई, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे, बाद में तो 103 आ पहुंचे। तो किस तरीके से अंग्रेजों ने इस पूरे मिशन को फेल करने के लिए बहुत ज्यादा कड़ाई करी थी, लाठीचार्ज किया था और कितने सारे लोग और खास तौर से स्त्रियों को चोट लगी थी। अब इस पर आधारित है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मदालसा को थाने में भी मारा गया था। इस कथन से अंग्रेजी शासन की किस मानसिकता का पता चलता है? देखते हैं। स्त्रियों पर हिंसा, दमनकारी नीति, बदले की भावना, अंग्रेजों की क्रूरता। अंग्रेज तो क्रूर थे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो स्त्रियों पर भी हिंसा करते थे।
अब अगर आप किसी थाने में पकड़ के लेके जाओ तो स्त्रियों को नहीं जितनी जल्दी मारा या कुछ किया जाता, लेकिन अंग्रेजों के साथ क्या था, वो स्त्रियों को के साथ भी करते थे। तो यहाँ क्या होगा, स्त्रियों पर हिंसा। नेक्स्ट आते हैं, सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। कथन से निष्कर्ष निकलता है कि क्या निकलता है, आंदोलन में पुरुषों की संख्या कम थी, पुलिस स्त्रियों को अधिक गिरफ्तार कर रही थी, मॉन्यूमेंट पे स्त्रियां आगे की पंक्ति में थी, आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये तो आपको चैप्टर में भी बताया गया है कि इन संख्या से हमें पता चलता है कि स्त्रियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था आंदोलन में। तो यहाँ पर चौथा वाला पॉइंट सही है। इस गद्यांश का सूत्रधार आप किसे मानते हैं, कौन है, पूर्णोदास, मदालसा, सीताराम या जानकी देवी। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझिए, इस गद्यांश के सूत्रधार यानी कि इस गद्यांश को लिखा किसने, एक तरीके से तो जाहिर सी बात है डायरी का एक पन्ना किसने लिखा है, सीताराम सिकसरिया जी ने। तो कौन है सूत्रधार, सीताराम जी। ठीक, यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। पंक्ति में संगीन का अर्थ क्या है, संगीन यानी कि बहुत ही सीरियस है, यानी कि गंभीर है। गंभीर, घायल, मूर्छित या नाजुक। तो यहाँ पर संगीन का तात्पर्य है गंभीर। पांचवा प्रश्न है कथन और कारण पे आधारित। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे, तो कर रहे थे, सही है। वे आंदोलन के बारे में साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे, इसीलिए वो उतरवा रहे थे कि किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया है और आगे चल के इन पिक्चर्स को दिखाकर लोगों को प्रेरणा दी जा सके। मेन यही कारण था दास गुप्ता जी का फोटो उतरवाने का। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ लिखेंगे कथन ए सही है और कारण आ भी सही है। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 8 में, जहां पर हमारे गद्य खंड के जो 7 अध्याय हैं, हमारी बुक है ना स्पर्श भाग 1, सॉरी स्पर्श भाग 2, तो उसके गद्य खंड में 7 चैप्टर हैं आपके पास में। उन 7 चैप्टर में से कहीं से भी आपके सामने रखे जाएंगे कितने, 3 प्रश्न हैं। ठीक है, 3 प्रश्नों के, अच्छा 4 प्रश्न रखे जाएंगे और आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, जब 3 प्रश्न करोगे तो कितने मिलेंगे, 6 नंबर। ठीक, चलिए देखते क्या है। ये दिया है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में आंसर नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और इन्हीं पॉइंट्स आपको ये समझाने के लिए इस तरीके से सीबीएसई ने किया है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में लाइए और उन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो वो पॉइंट्स क्या क्या कैसे कैसे रहेंगे ये बताया गया, एक्सप्लेनेशन आप पर छोड़ा है। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे, पंक्ति में बड़े भाई के कर्तव्य और अधिकार का पता कैसे चलता है। अब इसको सीबीएसई ने 2 पॉइंट्स दिए, क्या दिए हैं, छोटे भाई पर ध्यान रखना बड़े का कर्तव्य है, उसे अनुचित कार्य करने पर डांटना है। अब इन 2 ही पॉइंट्स को आपको बताना है कि उनके कर्तव्य और अधिकार के हिसाब से वो किस तरीके से उसे बेराह नहीं चलने दें। दूसरा प्रश्न है, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, तातारा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो वामीरों से मिल चुका था इसलिए ना। द्वीप पर तातारा एक नेक और लोकप्रिय युवक था, पहली बार वामीरों को देखकर विचलित महसूस करना उसका और वामीरों के प्रति कोमल भावनाओं को महसूस करने से असंयत होना। तो वैसे तो वो बहुत ही संयमित व्यक्ति था, दूसरों की मदद करता था, लेकिन जैसे ही पहली बार वो वामीरों से मिला, उसके गायन से लेकर उसके रूप सौंदर्य से ऐसा मोहित हुआ कि उसके दिलो दिमाग में वामीरों छा गई और वो बहुत बेचैन रहने लगा। तीसरा प्रश्न है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए कैसे। राज कपूर का व्यक्तित्व एवं अभिनय के अनुकूल हीरामन का चरित्र और चरित्र में डूबकर अभिनय करने से एकाकार हो जाना। शैलेंद्र ने जिस भावुकता के साथ फिल्म बनाई, राज कपूर ने उसी भावुकता के साथ अभिनय दिया। तो शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए, यानी कि जिस तरीके से उसमें हीरामन के कैरेक्टर को शैलेंद्र ने उभारा था, राज कपूर जी ने अपनी डायलॉग से, अपनी क्या कहते हैं चरित्र से, अपने इमोशन से वो सारी चीजें हूबहू पर्दे पर उतारी। शहादत अली खान में देश प्रेम का अभाव था, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि वो तो ऐशो आराम व्यक्ति था, वो ये नहीं देख रहा था कि हमारे देश या राज्य को क्या हो रहा है, उसे तो अपना ऐशो आराम चाहिए था, इसीलिए वो अंग्रेजों का नुमाइंदा बनकर जो है अवध पर शासन कर रहा था।
है कि नहीं। और वजीर अली को हटाने में, और वजीर अली को जंगल में जब चला गया था तो उसे पकड़ने में भी वो अंग्रेजों की मदद कर रहा था, है ना। अपने देश अवध तथा भाई आसिफुद्दौला के साथ गद्दारी की उसने। सत्ता तथा सुख के लिए अंग्रेजों के साथ मिल जाना और अपने भाई ही भतीजा के प्रति दुर्भावना रखना, सिर्फ गद्दी के मुंह और ऐशो आराम के लिए, पावर के लिए उसने ये सारे कृत्य किए थे और अंग्रेजों के साथ मिला था। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 9 पे, जहां पर अब हम काव्यखंड पर आधारित देखेंगे। तो काव्यखंड में अब हमारे जो काव्यखंड के 7 अध्याय हैं, इनमें से किसी भी एक चैप्टर का एक काव्यांश आपके सामने रखा जाएगा, जैसा यहाँ रखा गया है। मनुष्यता चैप्टर से दिया गया है और इसे हमें पढ़ना है। उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, उन्हें हमें करना, और ये एक एक नंबर के रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, सभी करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 5 नंबर का है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। ठीक है, तो अब ये मनुष्यता चैप्टर से हम सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, अब क्या दिया है, जीवन में निर्धारित लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमने जो अपने जीवन में दिया है ना अभीष्ट लक्ष्य, अभीष्ट यानी कि जो हमारा अपने मन से जो हमने मार्ग चुना है, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क बढ़ाने से, साधन जुटाने से, सतत प्रयत्नशील रहने से, या लक्ष्य का ध्यान करने से। अगर हम उस लक्ष्य के प्रति लगातार परिश्रम करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, सतत प्रयत्नशील रहने। कवि को किस बात का डर है, दूरियां बढ़ने का, प्रेम कम होने का, सहयोग की कमी, एकता की भावना। तो उन्होंने कहा है कि दूरियां बढ़े ना कभी, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हम एक दूसरे से दूरियां बढ़ा बैठे। तो सही क्या है, दूरियां बढ़ने का डर। अब आ जाते हैं यहाँ पर कथन और कारण आधारित प्रश्न। कथन क्या है, कवि मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना अनिवार्य मानता है। बिल्कुल सही है। मनुष्यता के लिए संतोष का होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है ना। कथन तो सही लग रहा है मगर कारण हमें सही नहीं लग रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो हम यहाँ 4th पे लगाएंगे। कवि समर्थ भाव किसे मानता है, किसे मानता है वो समर्थ भाव, स्वार्थ भावना को सबल बनाना, कार्य में सफलता प्राप्त करना, कार्य के प्रति लगनशील रहना, स्वयं के साथ दूसरे को भी आगे बढ़ाना। तो समर्थ भाव क्या है, भाई हम तो आगे बढ़े लेकिन हमारे साथ वाले भी आगे बढ़े, उनको भी लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये है समर्थ भाव। तो क्या होगा, स्वयं के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाना। कि एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, पंक्ति का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है, तर्कहीनता, भावुकता, नकारात्मक या सकारात्मकता। तो एक पंथ के सतर्क पंथ हो, यानी कि हमारा एक रास्ता हो और उसमें हम सब मिलजुल कर और सतर्कता के साथ आगे बढ़े। तो ये पॉजिटिविटी को दिखला रहा है ना। तो क्या है, सकारात्मकता। चलिए अब हम आ गए वही अपने प्रश्न संख्या 10 में, जहां पर हमारे पास रहेंगे काव्यखंड पर आधारित जो हमारे 7 अध्याय हैं। उन 7 अध्यायों में से कोई भी 4 प्रश्न रखे जाएंगे। हमें 3 प्रश्न करने हैं और इनका उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना होगा। जो भी आप प्रश्न करोगे उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 के लिए कितने हो गए आपके पास, 6 नंबर, क्योंकि आप 3 प्रश्न करेंगे। ठीक, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में। प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर निहित होती है। कबीर की साखी के उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब वो कस्तूरी कुंडली बसे हैं, जो मृग जो है जिसके कस्तूरी जो सुगंध होती है उसके नाभि में ही होती है, लेकिन वो पूरा जंगल घूमता रहता है। उसी तरह मनुष्य के अंदर खुद स्वयं परमात्मा होते हैं और वो पूरी जगह ढूंढता रहता है। जिस तरह कस्तूरी मृग की नाभि में होती है लेकिन मृग को पता नहीं होता, उसे वन में खोजता है, ठीक वैसे ही मनुष्य अपने भीतर की विशेषता को नहीं देखकर बाहर खोजता है। दूसरा प्रश्न है, जीवन में सुख दुख धूप और बादल की तरह होते हैं। पर्वत प्रदेश में पावश कविता में कोई एक उदाहरण देकर सिद्ध करें। चलिए देखिए क्या है, उड़ गया अचानक लो बुध, भूधर फड़का अपार वारिद के पार। ठीक है, तो इसके अन्य उदाहरण भी स्वीकार है। ऐसा कुछ धूप छांव का जो है कई और पंक्तियां भी चैप्टर में दी गई हैं, आप चाहो तो वो लिख सकते हो। सुख पर दुख की छाया हमेशा होती है।
दुख रूपी बादल सुख रूपी धूप को कभी भी घेर सकता है। तो हमारे जीवन में सुख है, एकदम से बादल आ जाते हैं तो हमें सुख रूपी जो धूप थी वो क्या हुई, वो दुख रूपी बादल से समाप्त हो गई। अब हमें पहले दुख का सामना करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, तोप जैसे लोगों का परिणाम भी तोप जैसा होता है, विचार व्यक्त कीजिए। अब क्या है, अत्याचारी का अत्याचार हमेशा नहीं रहता, एक दिन कमजोर और बेबस हो जाता है, मजाक और उपहास का पात्र बन जाता है। बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं आपका चौथा प्रश्न, मनुष्य को अपने साहस और पुरुषार्थ पर भाग्य से अधिक भरोसा करना चाहिए। आत्मतारण कविता के आधार पर बताइए। अब इस कविता में उन्होंने बताया है कि हम आपसे अपने दुखों को कम करने के लिए नहीं मांग रहे, नहीं कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, मेरे पास दुख आएंगे लेकिन मैं उनसे खुद लड़, है ना। भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। कभी ईश्वर से विपत्ति पर जीत की शक्ति चाहता है, कठिनाइयों को साहस में पराजित करना चाहता है। तो ये सारी चीजें आप इन 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट उठा के आप डिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 11 जहां से शुरू हो रहा है। अच्छा, अब हमारी दूसरी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन, उससे प्रश्न आएंगे। ठीक है, पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। अब आपके पास क्या है, जो आपकी संचयन बुक है जिसमें आपके पास 3 अध्याय दिए गए हैं, उन 3 अध्यायों में से आपके सामने रखे जाएंगे 3 प्रश्न और आपको करने हैं 2 प्रश्न, और आपको एक प्रश्न के लिए मिलेगा 3 नंबर, तो 2 प्रश्न के लिए कितने मिलेंगे, 6 नंबर। पहला प्रश्न है टोपी शुक्ला से, भारत एक बहुधार्मिक समाज वाला देश है, सामाजिक सद्भावना के लिए टोपी शुक्ला पाठ आपको कैसे मदद करता है। क्योंकि यहाँ पर टोपी और उसके फ्रेंड इफन की जो मृतता थी वो हमें सद्भावना, धार्मिक सद्भावना की तरफ जो है प्रेरित करती है। टोपी और इफन दोनों अलग अलग धर्म के मानने वाले मगर दोनों में अटूट प्रेम है, ये बेसिस पे आप कर सकते हो। दोनों एक दूसरे के मजहब और रीति रिवाज का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना लेकिन किसी ही बात पर जोर जबरदस्ती नहीं थी। ठीक है, अपने मन से आते जाते थे, जोर जबरदस्ती नहीं थी। तो इन 3 पॉइंट्स पे आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियां सदैव सुखद होती हैं, सपनों के से दिन पाठ में लेखक ने अपनी स्मृतियों को साझा किया है। आप इस प्रकार की कोई स्मृति साझा कर बताइए कि विवाह आपको क्यों अच्छी लगती है। तो देखिए, स्मृतियां यानी कि यादें हमें हमेशा अच्छी लगती हैं, खासतौर से बचपन की यादें। तो अब आपके पास ऐसा कुछ घटित हुआ हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मुक्त उत्तर है, विद्यार्थियों की समझ तथा अभिव्यक्ति क्षमता पर आधारित है। तीसरा प्रश्न आ गया, आज शहरी एवं ग्रामीण जीवन में अकेलापन एक आम समस्या हो गई, शहरों में ही नहीं ग्रामों यानी कि गांव में भी ये समस्या हो रही है, इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, संदर्भ में युक्त उत्तर दीजिए। हरिहर काका पाठ के संदर्भ में युक्त उत्तर देना है, आपको ध्यान रखिएगा। हरिहर काका पाठ में वो एकदम एंड में अकेले हो जाते दिया गया था ना, तो उसी के हिसाब से आपको देना है। परिवार और समाज रूपी संस्था को मजबूत करके, सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्यों में विश्वास तथा अमल करके, स्वार्थ और आत्मकेंद्रित भावनाओं से मुक्त होकर, अपने आसपास के प्रति जागरूक तथा बदलाव के लिए पहल करके। तो ये इन पॉइंट्स के जरिए आप पूरा ये आंसर डिस्क्राइब करोगे। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 12 जहां से हमारा शुरू हो रहा है चौथा और आखिरी खंड घ, जहां पर हम देखेंगे रचनात्मक लेख। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अनुच्छेद लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 में किसी भी एक विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे, जो होगा आपका 120 शब्दों का। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, तो पहले 3 ऑप्शंस देख लेते हैं कौन है और फिर इन पे मार्किंग कैसी हमें मिलेगी ये हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चुनाव में मतदान का महत्व। इसके लिए संकेत बिंदु दिया है, चुनाव क्या है, चुनाव की आवश्यकता, मतदान का महत्व। तो इस टॉपिक को आप इन 3 संकेत बिंदुओं के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा ऑप्शन है स्वच्छता में आम आदमी की भूमिका क्या है। अब इस पे संकेत बिंदु दिया गया है, स्वच्छता क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट है स्वच्छता का स्वास्थ्य पर प्रभाव आपको बताना है। फिर है हमारी भूमिका। तो इन 3 पर आपको ये पूरा अनुच्छेद लेखन एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाते हैं यांत्रिक सुविधाओं का पर्यावरण पर प्रभाव। यांत्रिक यानी कि जो मशीनी चीजें होती, यांत्रिक सुविधा से अभिप्राय, यंत्रों की अधीनता,
यानी कि हम उनके गुलाम हो रहे हैं, पर्यावरण पर प्रभाव। तो इन 3 संकेत बिंदुओं पर आपको ये वाला एक्सप्लेन करना है। तो जो भी आप जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, उसे ही ऑप्ट कर, ठीक है। और इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे देखिए, अनुच्छेद लेखन पे आपको मिल रहे हैं 5 मार्क्स। तो पहला मार्क्स तो आपको भूमिका के लिए मिल जाएगा, मतलब किस तरीके से आप उसकी स्टार्टिंग कर रहे हो। फिर अंदर जो विषय वस्तु लिखोगे उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। भाषा, यानी कि जैसे आपकी भाषा किस तरीके की है, आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं, उन सभी पे आपके 1 मार्क। अगर आपने भाषा ठीक नहीं इस्तेमाल करी तो आपका एक मार्क नहीं मिलेगा। आपने बहुत ज्यादा मिस्टेक करी तो आपको ये 1 मार्क कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13, जहां पर हमारे सामने रखे गए हैं 2 पत्र और दोनों में से करना है हमें 1 पत्र। निम्नलिखित किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ध्यान रखिए 100 वर्ड्स में लिखना है और इसके लिए मिलेंगे आपको 5 नंबर। दोनों में से जो भी कोई आप एक पत्र करते हैं। आप श्याम या दीपशिखा, अब आपका नाम जो को भी हो, आप श्याम या दीपशिखा हैं। विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला खुलवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, जिससे विद्यार्थी भाषा की ध्वनियों को समझकर श्रवण एवं वाचन कौशल का विकास कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, एक औपचारिक पत्र। अथवा करके दूसरा पत्र क्या है, आप B43 आकाश विहार दिल्ली निवासी राजन या राम्या हैं। हर साल होने वाली परीक्षा पर चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो अब यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया, ये भी एक औपचारिक पत्र है। दोनों में से कोई भी एक, भाई ये तो प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र है और ये आपका संपादकीय पत्र है, तो दोनों में से कोई भी एक पत्र आपको लिखना है। जो भी लिखेंगे 100 शब्दों में लिखेंगे और इसके लिए मिलेंगे आपको 5 नंबर। और 5 नंबर किस बेसिस में मिलेंगे, आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, यानी कि जो आपका जिस तरीके से आप लिख रहे हो, जैसे संपादक है तो उसके लिए कैसे लिख रहे हो, प्रधानाचार्य के लिए कैसे लिख रहे हो, एंड में उन्हें किस तरीके से धन्यवाद दे रहे हो, तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अंदर जो आप विषय वस्तु लिख रहे हो उसके लिए 3 नंबर मिलेगा। और फिर उसके बाद आते हैं भाषा। भाषा वही, मिस्टेक्स होंगे तो 1 नंबर कटेगा, भाषा सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी 1 नंबर जाएगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना लिखिए। अब हमारे पास क्या है, सूचना आई है। अब दो टॉपिक दिए गए, दोनों में से कोई भी एक सूचना आपको लिखनी पड़ेगी। जो भी लिखोगे वो 4 नंबर की होगी। आप राहुल रोशनी हैं, आप अपने स्कूल के विद्यार्थी परिषद के सचिव हैं। आपके स्कूल में अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में सभी विद्यार्थियों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार करनी है, ठीक है। अथवा दूसरा टॉपिक क्या है, आप वैशाली निवासी अमर या अवनी हैं। आप अपने क्षेत्र के निवासी कल्याण संघ के सचिव हैं, यानी कि सेक्रेटरी हैं। अपने क्षेत्र से लगने वाले रक्तदान शिविर की जानकारी देते हुए एक सूचना दीजिए। अब इन दोनों सूचनाओं को आपको लिखना है 60 शब्दों में। जो भी सूचना लिखोगे उसके लिए मिलेंगे 4 नंबर। और कैसे मिलेंगे 4 नंबर, देखिए यहाँ पर सूचना का प्रारूप यानी फॉर्मेट के लिए 1 अंक मिलेंगे, विषय वस्तु के लिए 2 अंक मिलेंगे और भाषा के लिए 1 अंक मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। अब 2 विज्ञापन में से कोई आपको एक विज्ञापन करना है। क्या है, जो भी आप विज्ञापन करोगे वो आपको 3 नंबर का। आपने खेल सामग्री की एक नई दुकान खोली है। अपनी दुकान के बारे में जानकारी देते हुए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। दूसरा विज्ञापन क्या है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के विषय में लोगों को जागरूक करते हुए सरकार की ओर से एक विज्ञापन तैयार करें। अब दोनों में से जो भी आप विज्ञापन करोगे इसमें से आपको मिलेंगे ये 3 नंबर। और ये किस बेसिस में मिलेंगे, देखिए विषय वस्तु के लिए 1 अंक मिलेगा, प्रस्तुति के लिए 1 अंक मिलेगा, भाषा के लिए 1 अंक मिलेगा। यानी कि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, वो 1 अंक जाएगा। और विषय वस्तु के लिए 2 नहीं, यहाँ पर चुकी है तो अच्छा 3 ही अंक का है, ठीक है, तो 1 अंक इसके लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपना 16 यानी कि लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ क्या है, एक शाम जब मैं घर पर बैठी थी तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक गया या गई। पंक्ति से लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी। अब आपको एक टॉपिक दे दिया है, इस पे आपको लघु कथा लिखनी है। अब मान लो आप लघु कथा नहीं लिखना चाहते हो तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है ईमेल लिख सकते हो, ठीक है। क्या है, आप शक्ति संयम है, आप लालटेनगंज में रहते हैं। आपके क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बिजली की गंभीर समस्या चल रही है। इसकी जानकारी देते हुए बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो कोई भी आप करोगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब लघु कथा करोगे तो 5 नंबर कैसे मिलेंगे और ईमेल लिखोगे तो 5 नंबर कैसे मिलेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम लघु कथा लिखते हैं तो विषय वस्तु के लिए हमें 3 अंक मिलेंगे,
रोचकता यानी कि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तभी तो लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए 1 अंक मिल जाएगा, भाषा के लिए 1 अंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अब मान लो अगर ईमेल लिखते हो तो कैसे मिलेंगे? फॉर्मेट के लिए 1 अंक होगा, प्रारूप के लिए जो अंदर विषय वस्तु लिखोगे वो 3 अंक की होगी, और भाषा के लिए 1 अंक मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 5 अंक। ठीक है, तो ये रहा हमारा सीबीएसई का मॉडल सैंपल पेपर, यानी कि 28 फरवरी 2025 को होने वाला आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से आएगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको हर एक टॉपिक की थोड़ी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, खासतौर से व्याकरण की। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जल्द ही आपकी व्याकरण की पूरी मैं प्रैक्टिस लेकर आऊंगी, जो कि आप लोग को बड़ी परेशानी हो रही है कि मैम इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, इसके अलावा आपके काव्य खंड और गद्य खंड, संचयन और जो है आपकी कृतिका, इन सभी टॉपिक्स की मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगी। आने वाले जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको कराऊंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज भी, वैसे ईयर 2021, 22 और 23 के पीवाईक्यूज ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, जिन्हें आप देख सकते हो, जिनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा आपका 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी जल्दी आ रहा है। ठीक है, मिलते ही जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।